स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि भरत तिवारी आज के भगत सिंह। पप्पू यादव ने बताया बीजेपी शासन से ज्यादा न्यायप्रिय थी अंग्रेजी सरकार। दरअसल बात है कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर के बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह मामला बताता है कि बीजेपी की सरकार से अंग्रेजों की सरकार ज्यादा न्यायप्रिय थी। पप्पू यादव ने भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से करते हुए कहा कि उन्होंने न्याय और फिर अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी है। पप्पू यादव का कहना है कि जिस तरह भगत सिंह ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसी तरह भरत तिवारी भी अपने क्षेत्र के लोगों के अधिकारों और फिर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों के साथ साथ कुछ सत्ताधारी नेताओं ने भी घटना की जांच की मांग की है। बढ़ते विवाद के बीच राज्य सरकार ने मामलों की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। खान सर के पक्ष में आया अहम फैसला। सिविल कोर्ट ने बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक। अब 25 जून तक नहीं होगी कोई कार्रवाई। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित शिक्षक और फिर यूट्यूबर खान सर को लेकर के चल रहे कानूनी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सिविल कोर्ट ने खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब 25 जून तक उनके खिलाफ किसी तरीके की गिरफ्तारी संबंधित कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों और फिर छात्रों के बीच राहत का माहौल देखा जा रहा है। मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है और इसे लेकर के सोशल मीडिया पर भी लगातार बहस जारी है। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, जिसके बाद अदालत ने अंतरिम राहत को बरकरार रखने का फैसला किया है। हालांकि मामले की सुनवाई अभी जारी है और अंतिम निर्णय आना बाकी है। फिलहाल अदालत के आदेश के अनुसार 25 जून तक खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिली है। अब सभी की नज़र अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां पर इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है। लालू यादव के लिए तैयार हो रहा है नया आवास। 39 हार्डिंग रोड बनेगा आरजेडी का नया पावर सेंटर। सामने आई अंदर की तस्वीरें। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का केंद्र रहा 10 सर्कुलर रोड अब जल्द ही इतिहास बनने जा रहा है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और फिर उनके परिवार का नया ठिकाना 39 हार्डिंग रोड बनने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक नए आवास में मरम्मत, सजावट और फिर अन्य जरूरी कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं तथा इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। करीब 2 दशकों तक 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार और फिर राजद की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। अब 39 हार्डिंग रोड को पार्टी के नए पावर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से आने वाले समय में महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों और फिर रणनीतियों का संचालन होने की संभावना है। नए परिसर को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। नए आवास को लेकर की बिहार की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। राजद समर्थक इसे पार्टी के नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं, जबकि विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। आपके घर में रखी ये 16 तरह की दवाएं तुरंत हुई बैन। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार ने मरीज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और फिर वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है और इनके इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधित जोखिम बढ़ सकते हैं। जब सरकार ने यह कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 26A के तहत की है। विशेषज्ञ समिति और फिर ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की समीक्षा में पाया गया है कि इन दवाओं से मरीजों को कोई भी अतिरिक्त चिकित्सीय लाभ नहीं मिलता है, जबकि इनके दुष्प्रभाव की आशंका बनी रहती है। प्रतिबंधित दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक, डायबिटीज, दर्द, पेट और फिर त्वचा संबंधित दवाओं के कॉम्बिनेशन शामिल बताए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि यदि वे ऐसी किसी भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लें और बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी दवा ना लें।
सरेंडर के बाद भी क्यों मारी 5 गोलियां? भरत तिवारी एनकाउंटर में मां के गंभीर आरोपों के बाद हिल गई बिहार सरकार। दरअसल बात यह है कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों को झकझोर करके रख दिया है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद भी उसे 5 गोलियां मारी गई। परिवार और फिर ग्रामीणों का दावा है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। इन आरोपों के बाद मामले को लेकर के राज्य भर में बहस तेज हो गई है। मामले ने उस समय और तुल पकड़ लिया जब भरत तिवारी की मौत के बाद गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने सड़क जाम करके निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि कई राजनीतिक दलों और फिर नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि यदि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान भरत ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ था। वहीं पर बढ़ते विवाद और जन दबाव के बीच बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, फसल बीमा योजना और कई रेलवे परियोजनाओं की सौगात। दरअसल बात है कि देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक के किसानों के बैंक खातों में करीब 18,800 करोड़ से रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पात्र किसानों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। इस दौरान किसानों के लिए फसल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना में से एक बताया है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और फिर फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही कृषि और फिर ग्रामीण विकास से जुड़ी कई नई योजनाओं और फिर परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। किसानों को राहत देने के अलावा प्रधानमंत्री ने रेलवे क्षेत्र से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल नेटवर्क को मजबूत करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से कृषि, परिवहन और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जिसका लाभ देश के करोड़ों के लोगों तक पहुंचेगा। नेपाल में मूसलाधार बारिश से सीमांचल में आफत, महानंदा नदी खतरे के निशान के पार, परमान और फिर कनकई नदी का भी बढ़ा जलस्तर। दरअसल बात है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब बिहार के सीमांचल क्षेत्र के इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिलों में बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति महानंदा नदी की है, जो कि किशनगंज के तैयबपुर में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इसके बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार महानंदा नदी का जलस्तर महज 24 घंटे में तेजी से बढ़ा है और खतरे के स्तर से ऊपर पहुंच गया है। वहीं पर कनकई और फिर परमान नदी अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नेपाल से आने वाले पानी के दबाव के कारण सीमांचल के कई इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। बिहार में नया सर्किल रेट लागू, 16 साल में 60 गुना तक बढ़ी कीमतें, पटना में 80 लाख डिसमिल हुआ जमीन का भाव। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन खरीदने और फिर बेचने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है, जहां राज्य सरकार ने नया सर्किल रेट लागू कर दिया है, जिसके बाद कई इलाकों में जमीन की सरकारी कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में 2010 की तुलना में जमीन का मूल्य 60 गुना तक बढ़ गया है। राजधानी पटना की प्रमुख सड़कों पर जमीन का सरकारी मूल्य अब 80 लाख रुपए प्रति डिसमिल तक पहुंच गया है। नए सर्किल रेट के तहत पटना के कई पॉश इलाकों में जमीन की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। बोरिंग रोड, गांधी मैदान, डाक बंगला, फ्रेजर रोड और एग्जीबिशन रोड जैसे क्षेत्रों में जमीन का न्यूनतम बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपए प्रति इकट्ठा तक निर्धारित किया गया है। वहीं पर राजा बाजार, कंकरबाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी, मीठापुर और फिर सगुना मोड़ जैसे इलाकों में भी सरकारी दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं पर इस फैसले का सीधा असर जमीन की रजिस्ट्री और फिर स्टाम्प शुल्क पर पड़ेगा। अब जमीन खरीदने वालों को पहले के मुकाबले अधिक रजिस्ट्री शुल्क और फिर टैक्स देना होगा। सरकार का कहना है कि नए सर्किल रेट का उद्देश्य जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य के करीब सरकारी दरों को लाना और राजस्व संग्रह को बेहतर बनाना है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस
पिता, भाई और मुखिया पर केस, पुलिस ने दर्ज कराई 3 एफआईआर। दरअसल बात है कि भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर के 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। इसमें भरत तिवारी के पिता, भाई और फिर पंचायत के मुखिया समेत कई लोगों के नाम शामिल है। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के बाद हुए विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और फिर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत तिवारी की मौत के बाद ग्रामीणों और फिर परिजनों ने शाहपुर क्षेत्र में NH 922 को कई घंटों तक जाम कर दिया था। इस मामले में मुखिया समेत 14 नामजद और फिर 50 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जब पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान यातायात बाधित हुआ और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल निष्पक्ष जांच और फिर न्याय की मांग कर रहे थे। इस बीच भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार वालों का दावा है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद भी उसे गोली मारी गई। बढ़ते राजनीतिक दबाव और फिर जन आक्रोश के बीच बिहार सरकार पहले ही न्यायिक जांच के आदेश दे चुके हैं। अब सभी की नज़र जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे ये साफ हो सकेगा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था और फिर एनकाउंटर से जुड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है। केंद्र सरकार का फैसला, 1 जुलाई से गांव-गांव में बड़ा बदलाव लागू। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण भारत में एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। इसके तहत मौजूदा ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की जगह विकसित भारत जी एक्ट लागू किया जाएगा। जब सरकार का दावा है कि ये नई व्यवस्था गाँव में रोजगार बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और फिर तकनीक के बेहतर उपयोग के जरिए ग्रामीण विकास को नई गति देगी। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़कर के 125 दिन तक कर दी जाएगी। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन, मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम डैशबोर्ड और AI आधारित विश्लेषण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। जब सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो फिर बेरोजगारी भत्ता दोनों का भी प्रावधान रखा गया है। इस नई व्यवस्था का लाभ देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा। जैसे सरकार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है और ग्रामीण विकास कार्यों के लिए भारी वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। बिहार में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को राहत, अब घर पर मिलेगा राशन, हाजीपुर से शुरुआत। दरअसल बातें हैं कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 80 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS कोटा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लाभुकों को उनके हिस्से का राशन सीधे उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई से वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। जानकारी के अनुसार हाजीपुर प्रखंड में लगभग 3500 ऐसे लाभुकों की पहचान की गई है जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। इन सभी पात्र लाभार्थियों को राशन या उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। योजना का लाभ प्राथमिकता परिवार और फिर अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले योग्य राशन कार्ड धारकों को भी मिलेगा। इससे बुजुर्गों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करने और फिर लाइन में लगने की परेशानी से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये पहल वृद्धजनों के सम्मान, सुविधा और फिर सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। यदि हाजीपुर में ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो फिर आने वाले समय में इसे बिहार के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। अधिकारियों को योजना के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। आज तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी को पुकारा, 8 के खिलाफ थाने में दी शिकायत, बोले ये मुझे और लालू को मारना चाहते हैं। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिलता है। तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए 8 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोग उनकी और फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव की हत्या की साजिश रच रहे हैं तथा उनके राजनीतिक छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का भी जिक्र करते हुए किया है और कहा है कि संकट के समय भाई को भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव से जुड़े विवाद लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसके कारण राजनीतिक और फिर पारिवारिक दोनों स्तरों पर तनाव की चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत को दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग करने की बात कही है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नज़र पुलिस जांच और फिर आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है।
दोस्तों अब बात करेंगे सेहत की। तो सेहत की बात में आज किडनी के बारे में बात करेंगे कि किडनी फेल होने से पहले शरीर देता है 5 बड़े झटके, समय रहते पहचान लिया तो बच जाएगी जान। दरअसल बात है कि किडनी की बीमारी अक्सर धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआती चरण में इसके लक्षण सामान्य थकान या फिर छोटी मोटी परेशानी जैसी लग सकते हैं, लेकिन अगर शरीर में कुछ खास बदलाव लगातार दिखने लगे तो इन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार किडनी खराब होने से पहले शरीर कई चेतावनी संकेत देता है, जिन्हें समय रहते पहचान लेने पर गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। किडनी खराब होने के सबसे बड़े संकेतों में पैरों, टखनों या फिर चेहरों पर सूजन आना, बार बार या फिर बहुत कम पेशाब आना, पेशाब में झाग या फिर खून दिखाई देना, लगातार थकान और फिर कमजोरी महसूस होना शामिल है। इसके अलावा भूख कम लगना, मिचली आना, उल्टी होना और बिना कारण वजन घटना भी किडनी की समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति हर समय थका हुआ और फिर अस्वस्थ महसूस कर सकता है। वहीं पर डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज और फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं कारणों से सबसे अधिक किडनी खराब होने के मामले सामने आते हैं। यदि पहले बताए गए लक्षण लगातार दिखाई दे तो फिर तुरंत डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। या समय पर जांच और फिर इलाज से किडनी को गंभीर नुकसान को बचाया जा सकता है और कई मामलों में किडनी फेल होने की स्थिति को भी रोका जा सकता है। हम मुसलमान तो पाकिस्तानी हो गए, मेरे दादा इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। हैदराबाद की सोसाइटी में हुआ हंगामा, वीडियो हुआ पूरे देश भर में वायरल। दरअसल ये खबर कोई बिहार की नहीं है बल्कि हैदराबाद की है। हैदराबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुए विवाद का वीडियो धूम मचा रहा है पूरे देश भर में, बिहार में भी। वीडियो में एक मुस्लिम युवक भावुक होकर के कहता आ रहा है कि हम मुसलमान तो पाकिस्तानी हो गए, मेरे दादा इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। युवक का आरोप है कि सोसाइटी में हुए विवाद के दौरान उसे पाकिस्तानी कहकर के संबोधित किया गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके की एक आवासीय सोसाइटी में हुई है। वायरल वीडियो में युवक अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है कि उसके परिवार ने देश की सेवा की है और फिर केवल धर्म के आधार पर किसी को पाकिस्तानी कहना गलत है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर के तीखी बहस शुरू हो गई है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों के दावे की जांच की मांग उठ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने सांप्रदायिक टिप्पणियों पर चिंता जताई है, जबकि कुछ लोगों ने पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह मामला अब सोशल मीडिया से निकल करके सार्वजनिक चर्चा का केंद्र से बन गया है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए काम की खबर, हर 3 साल में होगा भूमि सर्वे, कैसे तय होगा सर्किल रेट। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन मालिकों और फिर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब भूमि और फिर संपत्तियों का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाएगा और हर 3 साल पर सर्वे करके सर्किल रेट यानी कि MVR की समीक्षा की जाएगी। इसका मकसद बाजार मूल्य और फिर सरकारी दरों के बीच बड़े अंतर को कम करना तथा जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। सर्किल रेट तय करने के लिए जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समितियां जमीन की वास्तविक बाजार कीमत, इलाके का विकास, सड़क संपर्क, व्यावसायिक गतिविधियां, शहरीकरण और फिर जमीन की श्रेणी जैसे कई मानकों का अध्ययन करेगी। या इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नया MVR तय होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने कई क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने का भी फैसला किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 और फिर शहरी क्षेत्रों में 2016 के बाद लंबे समय तक दरों में बड़ा संशोधित नहीं हुआ था। बिहार में गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, मर्सिडीज की भी कदरदान बढ़े, 19 जून तक बिके इतने लाख दोपहिया वाहन। दरअसल बात है कि बिहार में ऑटोमोबाइल बाजार इस साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 19 जून 2026 तक बिहार में रिकॉर्ड 6,12,000 दोपहिया वाहन बिक चुके हैं, जबकि करीब 50,000 4 पहिया वाहन की बिक्री दर्ज की गई है। जब वाहन बिक्री की यहाँ आंकड़े बताते हैं कि बिहार में लोगों की क्रय शक्ति और फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब सिर्फ बाइक और फिर स्कूटर ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। राज्य में यानी कि बिहार में मर्सिडीज बेंज जैसी प्रीमियम कारों के खरीदारों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं पर SUV गाड़ियों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और फिर कई लोकप्रिय मॉडलों पर लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क, आसान फाइनेंसिंग और फिर बढ़ती आय के कारण वाहन खरीदारी में उछाल आया है।
बिहार में एनकाउंटर राज, आरा सांसद ने भरत तिवारी मुठभेड़ को संदिग्ध बताया, जनसुराज ने भी उठाया बड़ा सवाल। दरअसल बात है कि भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के बिहार की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। आरा से सांसद सुदामा प्रसाद ने इस मुठभेड़ को संदिग्ध बताते हुए कहा कि राज्य में एनकाउंटर राज जैसी स्थिति बन रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है और कहा कि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं पर जनसुराज ने भी इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके एसआईटी जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने और फिर घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनसुराज का आरोप है कि मामले में कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। दूसरी ओर बढ़ते राजनीतिक दबाव और फिर जनाक्रोश के बीच बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पुलिस कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुरूप थी या नहीं। फिलहाल ये मामला बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है और फिर जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत, आज बिहार के इन प्रमुख रूटों पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। दरअसल बात है कि नीट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाली छात्रों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है। परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने आज 21 जून को बिहार के विभिन्न रूटों पर 6 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। रेलवे का उद्देश्य परीक्षा के दिन होने वाली भीड़ को कम करना और छात्रों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। रेलवे के अनुसार स्पेशल ट्रेनें पटना, बक्सर, दरभंगा, दानापुर, झाझा और फिर गया जैसे प्रमुख रूटों पर चलाई जाएगी। इसमें पटना, दरभंगा, बक्सर, पटना, गया और फिर झाझा, दानापुर रूट शामिल है। आर आलम के भाजपा में विलय की खबरों पर विराम, उपेंद्र कुशवाहा ने खोले पत्ते, बोले सलाह मिली थी, दबाव नहीं। दरअसल बात है कि बिहार की सियासत में पिछले कई दिनों से आर आलम के भाजपा में विलय की चर्चा तेज थी। इन अटकलों के बीच आर आलम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने खुद सामने आकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के विलय को लेकर के उन्हें सलाह जरूर मिली थी, लेकिन किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया। उनके इस बयान के बाद आर आलम के भाजपा में जल्द विलय की चर्चा पर फिलहाल विराम लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर आलम अपनी अलग पहचान खत्म कर देगी। उन्होंने संकेत दिया है कि राजनीतिक सहयोग और फिर पार्टी विलय दोनों अलग अलग विषय हैं। इससे पहले भी कुशवाहा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि केवल किसी पद या फिर राजनीतिक लाभ के लिए पार्टी का विलय नहीं किया जा सकता है। ना यूपीएससी ना बीपीएससी, फिर बिहार में खेल कोटा से कैसे बने डीएसपी। दरअसल बात है कि बिहार में डीएसपी बनने के लिए आमतौर पर उम्मीदवारों को बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, लेकिन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक अलग रास्ता भी मौजूद है। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की खेल नियुक्ति नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष खेल कोटे के माध्यम से सीधे सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी जा सकती है। इसी नीति के तहत योग्य खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे राजपत्रित पदों पर भी नियुक्त किया जाता है। हाल ही में बिहार सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आकाशदीप और फिर मुकेश कुमार को खेल कोटे के तहत डीएसपी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। दोनों खिलाड़ियों की राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को देखते हुए चयन समिति ने उनके नामों को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति किसी यूपीएससी या फिर बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से नहीं, बल्कि खेल उपलब्धियों के आधार पर की जा रही है। किशनगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली उजागर, अस्पतालों में मरीज नहीं, रखी जा रही है मक्के की फसल। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। ठाकुरगंज प्रखंड की भोग डाबर पंचायत स्थित ग्वालटोली उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के इलाज के बजाय मक्के की फसल, सूखी घास और फिर जलावन की लकड़ियां रखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से नियमित रूप से डॉक्टर आते हैं और न ही स्वास्थ्यकर्मी, जिसके कारण भवन उपयोगहीन बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खराब है। बरसात और फिर जल जमाव के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी परेशानी होती है। हालात यह है कि छोटी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर ठाकुरगंज या फिर अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें सामने आती रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदी,
बीजेपी पर बोली हमला। दरअसल बात यह है कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले लिया है। भोजपुरी लोक गायिका और फिर सामाजिक टिप्पणीकार नेहा सिंह राठौर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कार्रवाई और फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा है कि अगर भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया। नेहा सिंह राठौर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि क्या अब न्यायालय का काम भी पुलिस ही करेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए अब्दुल को टाइट वाली राजनीतिक बयानबाजी का जिक्र किया है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां समर्थक तथा विरोधी दोनों पक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उधर भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में न्याय की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, जबकि कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और फिर यहां तक कि कुछ बीजेपी नेताओं ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। बिहार वेदर अलर्ट, 24 जिलों में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, होगी घनघोर बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम विभाग ने 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ घंटों और फिर दिनों के दौरान कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और फिर झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जिसमें जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। जहाँ अलर्ट वाले जिलों में पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई समेत उत्तर और फिर पूर्वी बिहार के कई जिले शामिल हैं। दोस्तों, किशनगंज में महानंदा नदी उफान पर है। महानंदा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि यहां पर निर्माणाधीन पुल पर खतरा मंडरा रहा है। करोड़ों की परियोजनाओं के नदी में बहने की चिंता है। जब किशनगंज जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही महानंदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्र और फिर महानंदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर अब ठाकुरगंज में बन रहे करोड़ों रुपए की लागत वाली नए पुल पर भी दिखाई देने लगा है। जहाँ महानंदा नदी पर निर्माणाधीन पुल के आसपास लगाए गए कई अस्थायी ढांचे और फिर निर्माण सामग्री तेज बहाव की चपेट में आ गए। नदी के बढ़ते जलस्तर और फिर तेज धारा ने निर्माण एजेंसी की चिंता बढ़ा दी है, जबकि स्थानीय लोग भी परियोजना की सुरक्षा को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुल निर्माण के लिए लगाए गए लोहे के पाइप, इसके फोल्डिंग और फिर अन्य अस्थायी संरचनाएं नदी के बढ़ते पानी में डूब गए हैं। कई स्थानों पर सेटिंग मटेरियल बहने की भी सूचना है, जहाँ नदी की तेज धारा इन संरचनाओं पर लगातार दबाव बना रही है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ये पुल किशनगंज, तैयबपुर, ठाकुरगंज, गलगलिया यानी कि KTTG सड़क मार्ग पर बनाया जा रहा है। ये परियोजना क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके पूरा होने के बाद लाखों लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में मौजूद 111 वर्ष पुराने ऐतिहासिक पुल के स्थान पर आधुनिक RCC पुल का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 61 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। लंबे समय से लोग इस पुल के निर्माण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये सीमांचल के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है। लेकिन मानसून शुरू होते ही नदी का बढ़ता जलस्तर परियोजना के सामने बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा हो गया है। महानंदा की प्रचंड धारा के बीच पुल के नीचे लगे अस्थायी ढांचे और फिर निर्माण सामग्री का पानी में डूबना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान महानंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में निर्माण एजेंसी को पहले से अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फिर निर्माण कार्य की गति प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, दहेज को लेकर के लोग इतना गिर जाते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। या शादी के 2.5 साल भी नहीं हुए कि दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू कर दिया। या किशनगंज में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक नवविवाहिता ने अपने पति और फिर ससुराल पक्ष के लोगों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीने बाद उससे लाखों रुपए दहेज की मांग की जाने लगी। आरोप है कि दहेज नहीं मिलने पर उसके साथ मारपीट की गई, उसे घर से निकाल दिया गया और यहां तक कि एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। जब पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर से समाज में दहेज प्रथा की कड़वी हकीकत को सामने ला दिया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज महिला थाना में दर्ज मामले के अनुसार तेगड़िया निवासी एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर, ननद और अन्य रिश्तेदार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और फिर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जब पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसकी शादी 26 नवंबर 2023 को चुरुपट
सोलपट्टी चौक निवासी से हुई थी। महिला का कहना है कि शादी के शुरुआती 6 महीने तक पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदलने लगा। जब पीड़िता के अनुसार पति और फिर उसके परिवार के लोग उससे अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। आरोप है कि उससे 5 लाख रुपए लाने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता था। महिला ने बताया है कि शादी के समय उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार सोने चांदी के आभूषण, वाहन खरीदने के लिए नगद राशि और अन्य घरेलू सामान दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। महिला का आरोप है कि जब वो अतिरिक्त दहेज नहीं ला सकी तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई, जब उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया और कई बार शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। जब पीड़िता ने दावा किया है कि जनवरी 2026 में उसे एक सुनसान स्थान पर छोड़ दिया गया था। दोस्तों, किशनगंज की एक लड़की ने अपने ही गांव के एक लड़के पर शादी का झांसा देकर के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि आरोपी ने पहले जबरदस्ती की, फिर शादी का भरोसा देकर के उसे अपने विश्वास में लिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब लड़की गर्भवती हो गई और उसने शादी की बात की, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर साफ इनकार कर दिया। अब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। पीड़िता मूल रूप से कोचाधामन प्रखंड की रहने वाली है। उसने अपने आवेदन में बताया है कि बचपन से वह अपने मामा के घर में रह रही है और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। जहां लड़की का आरोप है कि लगभग 6 महीने पहले रात के समय वह घर से बाहर आई थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे रोक लिया और जबरन खेत की ओर ले गया। जब पीड़िता का दावा है कि वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। लड़की ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके साथ ही उसने शादी करने का वादा भी किया और इसी भरोसे पर लगातार उसके संपर्क में बना रहा। जब पीड़िता का कहना है कि आरोपी बार बार शादी का आश्वासन देता रहा, जिससे उसे विश्वास हो गया कि भविष्य में दोनों की शादी हो जाएगी। शिकायत के अनुसार समय बीतने के साथ लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने आरोपी से शादी करने की बात कही। पीड़िता का आरोप है कि 10 जून 2026 को जब उसने शादी की मांग की तो फिर आरोपी ने उससे जबरदस्ती शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर धमकी भी दी। घटना के बाद युवती ने पूरी जानकारी अपने परिवार वालों को दी। मामला बढ़ने पर 12 और 13 जून को गांव स्तर पर पंचायत भी आयोजित की गई। दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। दोस्तों, कोचाधामन के शीतल नगर चौक में बुलडोजर चला है। जी हाँ, सम्राट का बुलडोजर शीतल नगर चौक में चला है। यहाँ पर सड़क किनारे बने मकान और दुकानें हटाई गई हैं। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। जहाँ किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। शीतल नगर इलाके में NH 327E के किनारे वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सड़क किनारे बने कच्चे पक्के मकानों और फिर अस्थायी दुकानों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और लोगों को आए दिन जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस कार्रवाई के बाद इलाके में दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत शीतल नगर क्षेत्र में शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की ओर से NH 327E के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे बने कई कच्चे और फिर पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे कुछ लोगों ने पक्के मकान, टिन शेड और फिर अस्थायी ढांचे बना करके सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया था। जब समय के साथ अतिक्रमण बढ़ता गया, जिससे सड़क की चौड़ाई प्रभावित होने लगी और वाहनों के आवागमन में परेशानी पैदा हो रही थी। जहां स्थानीय लोगों द्वारा भी लंबे समय से इस समस्या को लेकर के प्रशासन से शिकायत की जा रही थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर और फिर अन्य संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की निगरानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे बने पक्के निर्माण को तोड़ा गया, जबकि टीन शेड और फिर कच्चे मकानों को भी हटाया गया। इसके अलावा सड़क किनारे चल रही कई अस्थायी दुकानों को भी प्रशासन ने हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन ने पहले से ही संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी थी, लेकिन निर्धारित समय तक कब्जा नहीं हटाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन और फिर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को किसी भी हालात में बर्दाश्त
नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाना और लोगों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। दोस्तों, किशनगंज के अंचल अधिकारी पर सरकार ने शिकंजा कस लिया है। जी हाँ, किशनगंज अंचल अधिकारी समेत 10 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों से हरकंप मच गया है। जब बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। जब लगभग लोगों को पता होगा कि जमीन वाले मामले में कितना भ्रष्टाचार होता है, जब खास करके किशनगंज जिले के लोग इस भ्रष्टाचार से परेशान हैं। जी आपको बता दूं कि बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यरत 10 अंचल अधिकारियों की यानी कि सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस लिस्ट में किशनगंज सदर अंचल के अंचल अधिकारी राहुल कुमार का नाम भी शामिल है। आरोप है कि उन्होंने दाखिल खारिज के मामले में अनियमितताएं बरती और पर्याप्त जांच के बिना कुछ सरकारी जमीनों को रैयती भूमि घोषित कर दिया। सरकार के इस कदम के बाद राजस्व विभाग में हरकंप मच गया है और अधिकारियों के बीच जवाबदेही को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल है कि आखिर क्या है आरोप और क्यों हुई कार्रवाई, आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत 10 अंचल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार विभागीय जांच में कई अधिकारियों के कार्यों में गंभीर अनियमितताएं और फिर लापरवाही सामने आई है। इन्हीं निष्क्रियों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पहले भी राजस्व विभाग लगभग 50 अधिकारियों और फिर कर्मचारियों पर कार्रवाई कर चुका है। इस कार्रवाई में किशनगंज सदर अंचल के अंचल अधिकारी राहुल कुमार का नाम भी शामिल है। विभागीय जाँच में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन मामले में उन्होंने कथित तौर पर गलत तरीके से आवेदन अस्वीकृत किए। इसके अलावा पर्याप्त जाँच पड़ताल और फिर भू अभिलेखों के सत्यापन के बिना कुछ सरकारी जमीन को रैयती भूमि घोषित करने के आरोप भी सामने आए हैं। दोस्तों, बीपीएससी में किशनगंज का जलवा देखा गया है। एक बेटा और 2 बेटियों ने किशनगंज जिले का मान बढ़ाया है। कोई बना एसडीएम तो किसी को मिला प्रोबेशन ऑफिसर का पद। जहाँ किशनगंज के लिए गर्व की खबर सामने आई है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम में जिले के यानी कि किशनगंज जिले के एक बेटे और 2 बेटियों ने शानदार सफलता हासिल करके पूरे सीमांचल का नाम रोशन कर दिया है। जहाँ किसी को एसडीएम का पद मिला है, किसी का चयन प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में हुआ है, तो किसी ने आपूर्ति निरीक्षक बनकर के अपनी मेहनत का परिचय दिया है, परचम लहराया है। इन सफल अभ्यर्थियों की उपलब्धियों ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे किशनगंज जिले को गौरवान्वित कर दिया है। उनकी सफलता अब किशनगंज जिले के हजारों युवाओं और छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। आपको बता दूं कि बीपीएससी परीक्षा के परिणाम में किशनगंज के 3 होनहार अभ्यर्थियों ने शानदार सफलता हासिल करके किशनगंज जिले का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। इनमें खगरा निवासी मोहम्मद कामरान, रुईधासा की बहू अंजलि कुमारी और खगरा हलीम चौक की रहने वाली शिप्रा दास शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद कामरान की। खगरा स्थित हनफिया रोड निवासी मोहम्मद कामरान का चयन प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर हुआ है। वे मोहम्मद कयामुद्दीन अंसारी के पुत्र हैं। बताया जाता है कि कामरान पहले से ही प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं और मधेपुरा जिले में बीडीओ के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यह नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी और आखिरकार 17वीं बीपीएससी में बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, सीमांचल में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार के सीमावर्ती जिलों में दिखाई देने लगा है। यह किशनगंज, पूर्णिया और अररिया की नदियां उफान पर हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि किशनगंज के तैयबपुर में बहने वाली महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने भी हालात को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है और बाढ़ नियंत्रण विभाग को अलर्ट रखा गया है। आखिर सीमांचल में बाढ़ का कितना खतरा बढ़ा है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और सीमांचल के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। नेपाल से आने वाले पानी के कारण किशनगंज, पूर्णिया और फिर अररिया जिले की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि किशनगंज जिले के तैयबपुर में बहने वाली महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार महानंदा नदी का खतरे का स्तर 66 मीटर निर्धारित किया गया है। गुरुवार शाम तक नदी का जलस्तर 64.5
880 मीटर था, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ये बढ़ करके 66 मीटर तक पहुंच गई है। यानी कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में इस तेजी से हुई बढ़ोतरी ने नदी किनारे बसे गांव और फिर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महानंदा नदी के साथ साथ कनकई और फिर परमान नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जब पश्चिम बंगाल के चरघड़िया क्षेत्र में कनकई नदी का जलस्तर 45.200 मीटर तक पहुंच गया है। वहीं पर अररिया जिले से होकर के गुजरने वाली परमान नदी भी तेजी से उफान की ओर बढ़ रही है। हालांकि ये दोनों नदियां भी अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन लगातार बारिश जारी रहने की स्थिति में लगातार हालात गंभीर हो सकते हैं। पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल क्षेत्र में भी नदी का पानी बढ़ने लगा है। डेंगराह घाट और फिर आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। किसानों के खेतों पर भी खतरा मंडरा रहा है।